हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जो बच्चे क्लास 12th में हैं और इस बार परीक्षा देने वाले हैं इंग्लिश का, और उनका अभी तक एकदम 0% मार्क्स पढ़ना, मतलब उनका एकदम बिल्कुल ना के बराबर पढ़ाई हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम 100% गारंटी है कि आप 40 से 50% मार्क्स आसानी से एकदम 100% आराम से एकदम ला सकते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा ट्रिक लगाने वाला हूँ ना, जिस ट्रिक को लगाने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ, सर ने बताया था मुझे कि हाँ, इस ट्रिक को लगाना है तो आपको 50% आराम से आ जाएगा। और आप अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं कि मैं कैसे एकदम लिखा हूँ कि मेरा 40 से 50% मार्क्स आराम से आ गया है एकदम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे आप एकदम अभी तक किताब खोले हों या एकदम ना खोले हों, एकदम आपको इंग्लिश से बहुत डर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम फेल हो सकते हैं, तो आपको इस वीडियो को एकदम 100% गारंटी है कि पूरा एकदम देखना है एकदम पूरा। एक भी इसमें अगर मिस्टेक कर देते हैं तो आपका नंबर कट सकता है। इसलिए क्योंकि यह एक ट्रिक है, जो ट्रिक होता है ना, वो क्या होता है कि एकदम पूरा देखना पड़ता है वीडियो को। अगर एक भी मिस्टेक कर देते हैं, आप ट्रिक गड़बड़ा देते हैं, तो आपका मार्क्स कट सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कौन सा ट्रिक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ लिया हुआ है। यह कौन सा पेपर है? यह एक 2023 का जो पेपर है क्लास 12 का, मैं आपको बड़ा करके दिखा दूँ। यहाँ पर यह 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ये आपको जो सवाल मिलने वाला है ना, वो एकदम 100% गारंटी इसी पैटर्न पर रहेगा। तो आपको मैं एक पैटर्न को सॉल्व करके बताने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एकदम नहीं पढ़े हैं, आपको इंग्लिश आती भी नहीं है, अब इंग्लिश को एक ABCD का ख भी नहीं आता है, ABCD नहीं आता है, तो भी आप इसमें कैसे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको जान रहे हैं कि पैटर्न मिला होगा, इसी प्रकार आपको जाइएगा परीक्षा में तो देखने को मिलने वाला है इस बार 2025 में। तो आपको क्या करना है ना, आपको देखना है कि सबसे पहला क्या आपको लिखना पड़ता है, कि सबसे पहले लिखना पड़ता है एक ईजी, यानी राइट टू ईजी। 150 से 200 वर्ड में क्या करता है, आपको एक ईजी लिखना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ईजी को छोड़ देना है। आपको इस ईजी को शुरुआत में नहीं बनाना, आपको इसको सबसे लास्ट में बनाना है। क्योंकि अगर आप इसी में फंस लग गए तो आप लगे रह जाइएगा, आपका समय खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले ईजी को छोड़ देना है। चाहे भले ही वो 8 नंबर का लिखना, इसको लिखना है लास्ट में लिखना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 नंबर सवाल से यहाँ पे बनाना है। आपको सबसे पहले 2 नंबर से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन। अब आप कहिएगा कि हमको तो एक्सप्लेन करना आता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। अभी तक तो पढ़ाई एकदम 0% हुआ है, एकदम 1 भी परसेंट पढ़ाई नहीं हुआ है। तो भी आप एक्सप्लेनेशन को एकदम आसानी से इस प्रकार लिख पाएंगे ना, कि इसमें एक ट्रिक लगाने वाला हूँ। उस ट्रिक को आपको एकदम ध्यान से देखना है। तो चलिए आपको देखना बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। आपको 4 पंक्तियाँ दिया रहेगा, ABCD। इस चारों में से आपको किसी एक को चुनकर आपको क्या करना है, उसका एक्सप्लेन करना है। तो हम आपको एक एक्सप्लेन करके दिखाएँगे और आपको बताएँगे कि आपको अगर एक्सप्लेन नहीं आए तो भी आप लिख दीजिएगा परीक्षा में। क्योंकि एग्ज़ाम में जो पेपर चेक करने वाला होता है ना, वो क्या करता है, ये या तो शुरुआत का 2 से 3 लाइन देखता है और नंबर बैठाकर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं है कि वह सभी को एक-एक अक्षर पढ़-पढ़ के देखे। तो मैं आपको आज उस ट्रिक को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्या करने वाला हूँ ना, मैं आपको यहाँ पर जो दूसरा नंबर का एक्सप्लेनेशन का डी नंबर है ना, उसको लेकर आपको बताता हूँ कि आपको कैसे एक्सप्लेनेशन करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एक को चुन लेना है। तो मैं यहाँ पर जो शॉर्ट में दिख रहा है उसी को चुन लिया मैंने, डी नंबर। मदर वाज राइटिंग ऑन द डोर स्टॉप हर फेस राइटर बाय स्माइल। तो आपको क्या करना है, मैं इसको बताता हूँ कैसे बनाना है एक्सप्लेनेशन। चलिए नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, जो क्लास 12 में एकदम 100% गारंटी है आने का, वन शॉट। और इस वीडियो को देखने का आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको परीक्षा में एक्सप्लेनेशन लिखना है 2 नंबर का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा ही लिख देना है शुरू में कि क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 2, 2 का कौन सा, तो डी, 2 का डी नंबर लिख देना है। उसका लिखना है आंसर। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना है एक्सप्लेन। क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन बनाना है तो आपको एक्सप्लेन तो लिखना पड़ेगा ना, तो एक्सप्लेन लिखना है, जिससे आपका नंबर बढ़ेगा। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं ना, तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना, उसको क्या लगेगा कि हाँ, ये पढ़ा है बच्चा, इसलिए उसको ऐसा लिखा हुआ है। आपको शुरुआत से ही एकदम ऐसा ही बनाते जाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने बताया था कि यही वाला मैंने पंक्ति लिया था, डी नंबर लिया था कि मदर वाज राइटिंग ऑन द डोर शिफ्ट हर फेस राइटर इन स्माइल। क्या बता रहा है इसमें कि आपको इसके पंक्ति के बारे में बताना है कि यह पंक्ति कौन से पोएम से लिया गया है, चाहता है यह पंक्ति का मतलब क्या है। तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक आपको हन सभी एक्सप्लेनेशन में आपको ये तो लिखना एकदम ज़रूरी है कि दिज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। यहाँ तक आपको एकदम 100% गारंटी है कि लिखना है। तो इसको क्या करना है, इस लाइन को आपको रट लेना है एकदम। इतना लाइन है ना, जो इसको आपको पूरा रट लेना है। क्योंकि परीक्षा में जितना भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन क्यों ना हो, इतना लिख देना है। इसको आप अगर लिख देते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना, वो क्या सोचेगा ना कि हाँ, यह बच्चा पढ़ा है, वह पढ़ के आया है। इसलिए आपको क्या करना है, इतना एकदम रट लेना है लाइन को। इसमें से आपको शुरुआत से ही एकदम सेम टू सेम लिखते जाना है मेरी तरह, सभी चीज़ें, चाहे वो कोई भी एक्सप्लेनेशन क्यों ना हो, आपको यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि दिस पोयम हैज़ बीन
मतलब यह पोयम आपको ये बताना है कि यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। अब लो, अब आप कहिए होगा कि मैंने मुझे तो पता ही नहीं कि यह पोयम कहाँ से लिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी पोयम का नाम याद हो उसको यहाँ पर लिख देना है। क्या करना है, उसको यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। आप कहिएगा कि मुझे तो उस पोयम का नाम भी किसी नहीं याद है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है परीक्षा में, पेपर के पास सवाल पेपर आपको मिला रहेगा ना, उसमें ऐसा सवाल रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर डी नंबर में लिखा हुआ है, डी नंबर यहाँ पर मैच द नेम, यानी यहाँ पर आपको ढेर सारे कविताओं के नाम दिया हुआ है और यहाँ पर उसका लेखक का नाम दिया है। तो आपको क्या लिखना था अभी कि एक कविता का नाम आपको नहीं याद है कौन सा पंक्ति से लिया गया है ना, आपको क्या करना है, किसी भी एक पंक्ति को उठाकर इसमें से कविता का नाम को वहाँ पर जाकर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर एक पंक्ति को उठा लेता हूँ, जाकर यहाँ पर मैंने लिख दिया कि चाइल्ड इज़ बर्न। यह कहाँ से लिया गया है, चाइल्ड इज़ बर्न से लिया गया है यह पंक्ति, मैंने लिख दिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है दिस पोएम हैज़ बीन चाइल्ड इज़ बर्न, और उसके बाद आपको क्या लिखना है कि दिस पोएम राइटर बाय। आपको बताना है ना कि इस पोएम का जो नाम लिखे हैं आप और चाइल्ड इज़ बर्न, इसके लेखक कौन है। आपको लेखक का नाम भी नहीं याद है, तो मैंने अभी तो बताया कि आपको क्या करना है कि लेखक का भी नहीं नाम याद है, तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर फिर से डी नंबर में देखना है। डी नंबर में क्या लिखा हुआ है, इस साइड राइटर का नाम लिखा हुआ है और ये साइड कविताओं का नाम लिखा हुआ है। तो आपको अभी तो एक कविता का नाम ले लिया, लेकिन यहाँ द ग्रैंड मदर का नाम आपने ले लिया। उसके बाद आपको क्या लिखना था, एक राइटर का नाम था, आपको इस साइड से किसी भी एक राइटर का नाम उठा लेना है, चाहे कोई भी राइटर हो। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए लिख लेता हूँ जर्मन गरेर, राइटर है हमारे, उसी का नाम यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर उसका लिख दिया हूँ कि दिज पोयम राइटर बाय जर्मन गरेर। बस, अगर आपको नहीं याद रहे तब आपको यह काम करना है। अगर आपको याद है कि हाँ यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो आपको उसी कविता का नाम लिखना है और उसके राइटर का नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं याद है तो आपको ऐसा मैं बताने वाला हूँ ट्रिक कि आपको नहीं याद है तब आप ऊपर से जाकर क्वेश्चन पेपर में से अपने डी नंबर से लेकर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है ना, उसके बाद आपको एक ट्रिक लगाना है। अब वो मेन ट्रिक आता है, आपको क्या करना है ना कि यहाँ पर आप लोग यहाँ तक तो आप लोग लिख लेंगे, किसी भी कविता का नाम लिख देंगे और उसका कोई भी राइटर का नाम लिख देंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये जो पंक्ति दिया हुआ है ना, इसमें से आपको कोई एक अक्षर को ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर शुरू में मदर ले लेता हूँ, एक एक अक्षर का आपको देखते हैं ध्यान से। अब मैं मदर ले लेता हूँ, मतलब कहने का है ना कि आपको इतना लिखने के बाद जर्मन कवि के नाम तक लिखना है। उसके बाद अब आप कहेंगे कि अब आगे क्या लिखना है, इसके आगे तो कुछ है नहीं, कविता का नाम लिख ही दिया, उसका लेखक लिख ही दिया, उसका राइटर सब चीज़ लिख ही दिए। अब क्या लिखें आगे, तो आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पंक्ति दिखेगा, आपको जो क्वेश्चन नंबर है उसमें से आपको सबसे पहला अक्षर लिख उठा के यहाँ पर लिख देना है। लिख दिया मैंने मदर। मदर लिखने के बाद आपको क्या करना है ना, आप इतना सारा क्या क्यों दिया हुआ है, आपको कोई भी एक यहाँ से उठा के एकदम जाकर वहाँ पर लिख देना उसके साथ साथ। उसके बाद आप जो मन चाहे वो लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर चेक करने वाला होता है ना, वो क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन आपका चेक करेगा, उससे ज़्यादा वो चेक नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मदर को उठा के यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको जाकर इतना सारा जो सवाल दिया हुआ रहेगा, आपको कोई भी यहाँ पर दिया हुआ है ना पैसेज में, तो आपको पैसेज में से ही उठाकर किसी को भी लिख देना है। वहाँ पर जाकर इतना सारा लिखा हुआ है उस सबको जाकर यहाँ पर लिख देना है। क्योंकि नंबर देने वाला होता है वो शुरुआत में जो 2-3 लाइन देखता है, और जितना ज़्यादा आप लिखे रहेंगे उतना अनुसार आपका नंबर 5 नंबर या 4 नंबर जो भी हो आपको बैठा देगा। तो चलिए पहला एक्सप्लेनेशन तो हम सीख गए। एक और एक्सप्लेनेशन होता है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको 2 दिया होता है, एक पहला होता है 2 नंबर में एक्सप्लेनेशन। तो 2 नंबर का तो हमने यहाँ पर डी नंबर कंप्लीट कर लिया है और सीख लिया है कैसे एक्सप्लेनेशन बनाना है। अब यहाँ पर 3 नंबर में भी देख सकते हैं कि 3 नंबर में यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन दिया होता है, आपको इसमें भी किसी एक एक्सप्लेनेशन को ले लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेनेशन लेके भी दिखा देता हूँ फिर से। मेरे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिया हूँ कि देयर इज़ अ हाउस हाउ ऑफ फोर अवे ऑन रिसीव लव। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा नंबर है सवाल हमारा एक्सप्लेनेशन का। तो मैं यहाँ पर तीसरा नंबर में कौन सा लिया हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आपको कोई भी ले लेना है, क्योंकि आपको लिखना थोड़ी है, आपको केवल वही पैटर्न पर एकदम बैठाते चल जाना है जिस ट्रिक को मैंने अभी बताया है क्या करना है। तो मैं यहाँ पर अभी कौन सा लिया हूँ, मैंने लिया है सी नंबर। सी नंबर मैंने अभी लिया है अभी कि देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे ऑन रिसीव लव। 3 नंबर में यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 नंबर का एक्सप्लेनेशन आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो शुरुआत में आपको ऐसा लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर कितना था 3 का कौन सा हम लिए हैं, तो 3 सी, तीसरा का सी लिखिए। उसके बाद आंसर लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि एक्सप्लेन, फिर से लिखना है एक्सप्लेन, एकदम सेम पैटर्न रहना चाहिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन में सभी में यही होता है। उसके बाद आपको शुरुआत कैसे करना था, तो मैंने अभी आपको बताया कि शुरुआत में आपको सभी एक्सप्लेनेशन में यही लिखना है, देयर हिज अ हाउस हाउ फार अवे आई रिसीव लव। ये आपका सवाल था हमारा, ये क्या है, ये पंक्ति, आपको इस पंक्ति के बारे में बताना कि यह कहाँ से लिया गया है, इसके कवि कौन है, इसके कौन सा पोएम का नाम से ये लिया गया है। तो आपको क्या करना है ना, आपको यह है एक्सप्लेनेशन का आंसर। आपको फिर से मैं बता दूं कि आपको शुरुआत में सभी एक्सप्लेनेशन में यही लिखना है, देयर लाइन
हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम। मतलब यह पोयम क्या है, बहुत ही सुंदर है। यह पोयम बहुत ही सुंदर है। आपको क्या करना था कि हर सभी में यही बताना है कि यह पोयम बहुत ही सुंदर है। सभी में शुरुआत में आपको यहाँ से लेकर एकदम यहाँ तक लिखना एकदम 100% अनिवार्य है, क्योंकि पोयम जो कॉपी चेक करने वाला ये पढ़ेगा ही तो आपको उसको लगेगा कि यह एक पढ़ने वाला बच्चा है। उसके बाद आपको फिर से वही लिखना है। क्या लिखना है कि आपको ये बताना है कि यह पंक्ति जो दिया हुआ है ना, यह इसके राइटर कौन है, इस पंक्ति का राइटर कौन है, या यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो आपको सबसे उसके बाद लिखना है कि दिस पोयम हैज़ बीन, कहाँ से लिया गया है। तो आपको अगर फिर से हम अभी हम बताएं कि नहीं पता हो कि कहाँ से लिया गया है यह पोयम कहाँ से लिया है, आपको नहीं पता है ना, तो फिर से यहाँ पर आना है आपको। उसके बाद यहाँ पर से फिर से एक और किसी भी और एक कविता का नाम ले लेना है और एक उसके लेखक का नाम लेकर आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पर लिख देना है। बस हो गया, बन गया मेरा एक्सप्लेनेशन। मैंने यहाँ पर किसी भी कविता का नाम लिख दिया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। मैंने एक कविता का नाम लिख दिया, ये इतना लंबा है, कविता का नाम लिख दिया। मुझे नहीं पता कि यह पंक्ति कहाँ से लिया गया, मुझे नहीं पता है, एकदम नहीं पता कि मैं यह पंक्ति कहाँ से लिया गया, लेकिन मैंने वहाँ पर लिख दिया। क्योंकि अगर वहाँ पर लिखा रहेगा ना तो उसको भी याद नहीं होगा, तो वो भी जो कॉपी चेक करने वाला होगा क्या करेगा, सही मार देगा, सोचेगा कि हाँ पढ़ के आया होगा तो ज़रूर सही लिखा होगा। यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पोयम के जो राइटर है उसके नाम लिखना है। तो दिस पोयम राइटर बाय कौन, तो आपको पोयम का राइटर के नाम लिखना है। तो आपको फिर से अगर नहीं समझ में आया कि कौन सा राइटर लिखे, तो फिर आपको यहाँ पर आना है वापस। यहाँ पर से किसी भी एक राइटर का नाम क्या करना है, आपको उठा लेना है। मैं यहाँ पर मान लीजिए जॉन डॉन लिख, उसका नाम तो जॉन डन लिखना, आप चाहे तो जॉन कीट उठा सकते हैं, मिलते जुलता नाम उठा लेना है और यहाँ पर ला आपको लिख देना है। क्या लिखना है कि दिस पोयम राइटर बाय जॉन डन। जॉन डन में यहाँ पर है तो वहाँ पर जॉन कीट था, जो आप जॉन कीट भी लिख सकते हैं आपको, क्योंकि पेपर चेक करने में उतना ध्यान नहीं देता है, देखता है कि लिखा हुआ है बस आगे बढ़ जाता है। वो 2 से 3 ही लाइन चेक करेगा, उससे ज़्यादा वो चेक नहीं करेगा, उसके पास बहुत सारा कॉपी होता है ना चेक करने के लिए, इसलिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप फंस गए, यहाँ तक तो हम जानते हैं कि लिखना होता है ऐसे ही। आपको इस पंक्ति को लिखना ही है ही एकदम। उसके बाद आपको पोयम का नाम लिख देना है कि कहाँ से लिया गया है। उसके बाद पोयम का राइटर का नाम लिख देना है। फिर फंस गए यहाँ पर कि इसके बाद क्या लिखें, कि तो इसके बाद आपको हम अभी बताएं कि आपको क्या करना है। जो पंक्ति दिया हुआ है उसी में से किसी भी एक पंक्ति को उठा लें, जिसके मैं यहाँ पर लव को उठा लेता हूँ। आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लव लिख देना है और क्या करना है, उसके बाद आपको बता देना है कि लव क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन दे देना है। द लव इज़ अ वेरी सीरियस टाइम, आवर इज़ रूम, कुछ भी आपको लिख देना है। उसके बाद आप जो चाहें यहाँ पर पैराग्राफ तो दिया ना, राइट और लिखने के लिए फॉलोइंग पैसेज में से ही देखकर आपको क्या कर देना है, छाप देना है एकदम सभी। आपको इसमें से कोई भी एक भी उठाकर, इसमें से कहीं से भी कोई पंक्ति उठाकर आपको क्या करना है, जाकर इसके में से लिख देना है। क्योंकि हमने मेन पॉइंट जो था ना वो तो हमने लिख दिया, यहाँ तक जो था वो लिख दिया। उसके बाद आप चाहे तो कुछ भी इसके नीचे भर सकते हैं, इसके नीचे वह चेक करने नहीं जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 7 से 8 लाइन लिखना है। क्योंकि 7 से 8 लाइन अगर लिखा रहेगा ना तो पहले बात तो वो इतना देख के समझ जाएगा कि ये जरूर पढ़ने वाला बच्चा होगा। इसलिए आपको शुरुआत में जो लिखना है वो तो हमने आपको बता दिया, क्योंकि उतना ही वो पढ़ने वाला है, इससे ऊपर वो ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। इसलिए आपको 4 में 4 बैठा कर आगे बढ़ जाएगा तुरंत। उसके बाद आपको आगे क्या करना है ना, हमने दोनों एक्सप्लेनेशन सीख लिया है कैसे लिखना है। अगर आता है या नहीं आता है तो भी आप बना सकते हैं, मैंने तो बता दिया। केवल आपको क्या करना है कि आपको इतना जो यहाँ पर मैंने एक लाइन बताया ना, आपको इस लाइन को ध्यानपूर्वक किसी कॉपी में नोट कर लीजिए। लिखना है सभी के शुरुआत में एकदम, सभी एक्सप्लेनेशन की शुरुआत में ये लिखना ही लिखना है एकदम। इसलिए आप चाहे तो इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का अब हम आगे सवाल बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका 8 नंबर अभी पक्का करवा दिया कि 2 एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर अभी ख़त्म करवा दिया, जिससे आपको यहाँ 4-4 नंबर का 2-2 सवाल था वो बन गया आराम से एकदम। जो क्योंकि अधिकतर बच्चे एक्सप्लेनेशन में ही फंस जाते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखे हैं कैसे बनेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 एक्सप्लेनेशन के ट्रिक से एकदम बता दिया है आपको कैसे बनाना है। तो आपको उसके बाद 4 नंबर में आपको क्या लिखना है, 4 नंबर में एक लेटर लिख देना है तुरंत। 5 नंबर फ्री का मिल जाएगा एक लेटर से। अब लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है ना कॉपी, वो फॉर्मेट देखता है। वो फॉर्मेट देख कर ही समझ जाता है कि यह बच्चा कैसा है, या खुद से लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आपको एक फॉर्मेट में बताने वाला हूँ, उसमें इसी फॉर्मेट का आधार पर अगर आप लोग लिखते हैं ना तो आपको क्या होगा, एक भी नंबर वो नहीं काटेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेटर में 4 नंबर है। सवाल के लेटर लिखना है आपको। क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आंसर लिख देना है, उसका लिखना है लेटर, ऐसा करके हाइफन देके आगे बढ़ जाना है। कि उसके बाद आपको मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए सवाल भी लिख दिया हूँ, लेकिन आपको सवाल नहीं लिखना है, याद रखना है। आपको सवाल नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मेट आंसर से, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर से स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर मेरा सवाल रहेगा, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव परमिशन
टू ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट इन स्कूल। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जब भी लेटर्स की शुरुआत करते हैं आपको इसी फॉर्मेट पे लिखना है, इससे एकदम बाहर नहीं लिखना है। अगर आप लोग इसी फॉर्मेट से बाहर लिख देते हैं तो फिर आपका नंबर कट सकता है। 5 नंबर का है तो कम से कम आपको 3 नंबर देगा, 4 नंबर नहीं देगा, 2 नंबर देगा। आपको क्या कर सकता है, इतना ही नंबर दे सकता है। इसलिए आपको अगर इस फॉर्मेट पे लिखते हैं तो एकदम 5 में 5 आने की एकदम गारंटी है, एक भी नंबर नहीं काटने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि टू, यहाँ पर आपको सबसे शुरुआत में लिखना है टू, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे द प्रिंसिपल, और उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिख देना है या कॉलेज। याद रखना है आपको यहाँ पर जो भी स्कूल या कॉलेज के नाम लिखे ना, आपको उसी का लिखना है जो आपको एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। क्योंकि जो चेक करने वाला होता है ना पेपर, वो देखता है कि वो कहाँ से एकदम एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि उसके पास तो आंसर शीट में नाम रहेगा ना स्कूल का। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि जहाँ जिस परीक्षा केंद्र से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उसको वहीं का नाम लिखना है। यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम तो सबसे लिखना है टू द प्रिंसिपल इन कॉलेज पटना। यहाँ पर आपको इतना लिख देना है। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, क्या लिखना है आपको, सेकंड नंबर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे भाई, आपको तो समझ में नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट में कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन में आना है। क्वेश्चन में क्या लिखा पूछ रहा है कि परमिशन ले रहा है किस लिए, तो ऑर्गेनाइज ऑफ कल्चरल इवेंट इन स्कूल। बस आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ कि रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट, बन गया सब्जेक्ट। आपको एक सब्जेक्ट भी लिख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इतना करने के बाद यह है फॉर्मेट। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर पक्का हो जाता है, क्योंकि केवल फॉर्मेट का ही 3 नंबर मिलता है और 2 नंबर आपको मिलता है उसके नीचे लिखने का। तो आपको फॉर्मेट को ध्यान से एकदम देख लेना है, एकदम इसी के आधार पर आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसके बाद क्या करना है कि आपको लिखना है रिक्वेस्टेड सर या मैम, जो भी सवाल में रहे उसके अनुसार आपको लिख देना है। उसको लिखना है यू विल ग्लैड टू नाउ दैट वी स्टूडेंट हैव प्लान्ड टू ऑर्गेनाइज कल्चरल ऑन। मतलब आपको क्या लिखना है कि मैं आपके विद्यालय में का स्टूडेंट हूँ, हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइज या कल्चरल इवेंट बनाने के लिए। आपको ऐसे ही कुछ भी बना कर लिख देना है इंग्लिश में, अगर समझ में ना आए तो भी लिख देना है कि अकोसियन ऑफ रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी में। मतलब कि मैं 26 जनवरी 2025 को जो है ना 12 बजे तक कॉलेज में क्या करने वाला हूँ, ऑडिटोरियम रूम में लाइक ड्रामा ग्रुप सॉन्ग, मैं यहाँ पर एक कल्चरल इवेंट करने वाला हूँ। 26 जनवरी का समय होगा, कोई भी एक 15 अगस्त लिख सकते हैं यहाँ पर 26 जनवरी के बदला, या कोई भी अदर, या किसी भी महात्मा गांधी की जयंती कुछ भी लिख के आपको क्या करना है यहाँ पर डाल देना है कि अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2025 12 PM AM ऑन द कॉलेज, कहाँ तो ऑडिटोरियम रूम लाइक ड्रामा ग्रुप्स ETC इत्यादि। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे लिखना है कि देयर फॉर, ये भी आपको याद कर लेना है। आपको सभी के नीचे ये लिखना एकदम ज़रूरी है फॉर्मेट में कि देयर फॉर योर आर रिक्वेस्टेड टू गिव अ परमिशन। मतलब कि मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ। अगर आप परमिशन देते हैं तो कल्चरल इवेंट के लिए वो परमिशन मांग रहा है, अगर आप इसका परमिशन दे देते हैं तो मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा, ऑलवेज ग्रेटफुल। बस इतना लिख देना है आपको। और यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है योर फेथफुली, मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर आपका नाम लिख देना है नीचे नाम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने 5 नंबर का एकदम 5 नंबर में से एकदम 5 नंबर आने वाला सवाल बना दिया है लेटर। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर का सवाल है, इसमें से आपको 5 में से एक भी कम नंबर नहीं आने वाला है। तो आपको इसी फॉर्मेट पर लिखना है एकदम पेपर लेटर का नाम। इतना लिखने, अगर आप इतना भी लिख देते हो ना तो आपका 3 नंबर तो मिलना है एकदम पक्का, क्योंकि केवल फॉर्मेट के आधार पर ही यहाँ पर नंबर बैठाया जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका अगला नंबर सवाल होगा। यहाँ पर हमने 3 सवाल बना लिया है, एक्सप्लेनेशन कर लिया है 3 नंबर, 4 नंबर था भी, हमारा 5 नंबर में देखेंगे। आपको क्या करना है ना, यहाँ पर मैंने 2 नंबर देखा, 3 नंबर देखा, 4 नंबर भी बना लिया लेटर। आपको क्या करना है, 5 नंबर में देखना है। तो 5 नंबर में आपको क्या देखना है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिया हुआ है, 5 को क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पर इनमें से 5 को क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आपको क्या करना है ना, अगर आपको आ रहा है तो आप इसको बना सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो इसको आपको तुरंत छोड़ देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, एकदम ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स कम से कम लाना है ना, 50% मार्क्स लाना है, तो आपको हम अब दिलाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 नंबर में आना है। 6 नंबर में क्या लिखा है, आंसर एनी 3 फॉलोइंग अबाउट 100 से 120 के बीच में वर्ड में लिखना है। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, ए नंबर में दिया हुआ है क्या कि राइट समरी लिखना है आपको। आपको क्या कहा है कि इसमें से किसी भी 3 का चुन कर आपको लिख देना है। तो आपको क्या करना है, छठा नंबर में देख सकते हैं आप लोग कि छठा नंबर में क्या दिया हुआ है आपको, या तो आप किसी 3 का आंसर देना है, या तो आप समरी लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर में है, यहाँ पर भी एक और समरी है, यहाँ पर एक नोट्स भी आप लिख सकते हैं चाहे तो नोट, नहीं तो आपको यहाँ पर ऑथर नेम, अगर आप कवि का नाम याद करके जाते हैं तो
यहाँ पर डी नंबर में आप कवि का नाम भी मार सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर नीचे एक और कवि का नाम है, तो आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा बनाना है। छठा नंबर में आपको कौन कौन सा बनाना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि छठा नंबर में आपको सबसे पहले क्या चुनना है। सबसे पहले आपको एक समरी लिखना है। समरी लिखना है। अब आप कहोगे कि भाई मुझे तो समरी लिखना आता ही नहीं है, क्यों डर रहे हो, हम बताने वाले हैं ना। समरी पर भी एक ट्रिक है। अगर आप लोग उस ट्रिक को आप बना लेते हैं तो आप समरी भी आसानी से एकदम लिख देंगे। चलिए मैं आपको समरी छठा नंबर का एक समरी भी लिख के दिखा देता हूँ कि आपको समरी कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको छठा नंबर में समरी ही लिखना है। तो जैसे यहाँ पर छठा नंबर कहाँ है, 6 नंबर सवाल आ गया है। यहाँ पर 6 नंबर सवाल क्या है कि एक समरी लिखना है ना, तो आपको सबसे पहले तो ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 का कौन सा है यहाँ पर आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पर 6 नंबर का लिख रहा हूँ ए था ना मेरा समरी, इसलिए ए लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर राइट अ समरी इसके बाद लिखना है। जो भी आप लिखे उस सब के बारे में लिखना है। समरी लिखना है तो समरी, यहाँ पर आप लेटर लिखना है तो यहाँ पर लेटर लिखना है। नहीं तो आप एक्सप्लेनेशन लिखना है तो आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। उसके बाद आपको समरी में क्या लिखना है, आपको किसी भी एक सब्जेक्ट को चुन लेना है ऊपर से समरी में। आपको क्या करना है, जैसे कि मैं समरी लिखने वाला हूँ, द आर्टिस्ट नामक एक पोयम है, उस पर क्या करना है, समरी लिखने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पोयम का नाम लिख देना है शुरू में जिस पर आप समरी लिख रहे हैं, उसका नाम लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है ना, समरी में याद रखना है आपको, शुरुआत में सभी में यही समरी में यही पंक्ति लिखना है शुरुआत में एकदम, दिस इज अ ब्यूटीफुल पोयम नेम। और उसके बाद आपको इस पोयम नाम जो है द आर्टिस्ट, उसका नाम लिख देना है, क्योंकि ये तो हमारे सवाल में दिया रहेगा, आपको तो कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना क्या लिखना है, दिस इज अ ब्यूटीफुल पोयम नेम, मतलब यह जो पोयम का नाम है ना द आर्टिस्ट, वो बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद लिखना है कौन सा पोयम, तो द आर्टिस्ट पोयम। उसके बाद लिखना है द पोयम। उसके बाद इसके पोयम के कविता का कवि का नाम लिखना है। अब आप कहोगे कि मुझे तो कवि का नाम नहीं याद है, तो मैंने अभी तो बताया। और कवि का नाम नहीं याद रहा है तब क्या करना है, तुरंत आना है एकदम यहाँ पर। यहाँ पर से आपको किसी भी एक कवि का नाम उठा लेना है। कोई भी कवि का नाम उठा के आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आपको वहाँ पर कोई उतना देखने थोड़ी आ रहा है, आपको 2 से 3 लाइन ही चेक करेगा। तो आप क्या करना है, वहाँ पर जाकर तुरंत किसी भी कवि का नाम उठाकर ला कर यहाँ पर समरी में आपको लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि द आर्टिस्ट के लिए राइटर बाय सीगा नायोगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस राइटर का नाम, द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सीगा नायोगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि लिखना है दिज पोयम राइटर सीगा नायोगा, कि आपको क्या करना है कि ये जो राइटर है ना सीगा नायोगा, इसके जन्म मृत्यु ये दोनों लिखना है। तो आपको कि मुझे तो जन्म मृत्यु आता ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं था अभी तक। तो आपको क्या करना है कि जन्म मृत्यु जब भी आए ना, कि दिज पोयम राइटर कौन है, सीगा नायोगा, बर्न, बर्न मतलब होता है जन्म, तो बर्न इज, उसका जन्म के बाद आपको क्या करना है, उसका जन्म की तिथि लिख देना था। आपको अगर नहीं याद है तो आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। याद रखिएगा जब भी जन्म लिखे ना किसी का, तो यहाँ पर आप 1800 के अंदर में ही लिखना है। जन्म कितना भी लिखना है 1800 के अंदर। यहाँ पर 1883 है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं कि 1882, 1882, 1825, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 20 फरवरी दिया हुआ है तो 20 फरवरी की जगह आप 1 जनवरी लिख सकते हैं। 1 जनवरी 1825 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको वहाँ पर चेक कर नहीं आने वाला है, पेपर चेक करने वाले को भी उतना याद थोड़ी रहता है क्यों कितना है। अगर आप लिख देते हैं तो सोचेगा कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा है, ज़रूर सही लिखा होगा, आपको नंबर बैठा कर चला जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, आपको जन्म में भी वैसे करना है। उसके बाद आपको जब यहाँ पर लिखना है कि सीगा नायोगा आर डेड, मतलब जब उसका मृत्यु का भी लिखना है ईयर, कि उसका मृत्यु कब होता है, तो उसका मृत्यु के बारे में लिखना है। तो लिख देना है आपको 21 अक्टूबर 1971। आपको क्या करना है, अगर आप नहीं याद है फिर से ये बताएं कि नहीं याद है, तो आपको जन्म में हमेशा 1800 के अंदर में लिखना है। और जब भी मृत्यु की बात है ना, तो आपको 1900 के अंदर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 1971 लिखा है तो मैं यहाँ पर 1955 लिख देता हूँ, 35 लिख दिया, 1955 लिख दिया। यहाँ पर 21 अक्टूबर दिया है तो आप यहाँ पर 2 जनवरी कुछ भी लिख सकते हो, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी कुछ भी लिख दीजिए। आपको वहाँ पर वो चेक करने नहीं आने वाला है, ठीक है। और आप इससे क्या होगा ना कि जब भी वह पढ़ेगा ना तो सोचेगा कि हाँ शुरुआत से ही वह अच्छा लिखा है, इसका मतलब होगा कि वो सभी सही सही लिखा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि द राइटर सीगन आयोगा, उसके बाद लिखना है कि द राइटर सीगन आयोगा की मृत्यु कितना उम्र में होता है। द राइटर सीगन आयोगा डेड एज 18 ईयर्स। आपको क्या करना है ना, अगर आपको नहीं पता है, नहीं पता है कि वो कितना उम्र में मरा, तो आपको क्या करना है, अभी तो आपने लिखा ना, यहाँ पर लिखा कि 1883 में उनका जन्म हुआ, 1971 में मृत्यु हुआ। आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पर। तो आपको क्या करना है ना, इसमें से इसको घटा देना है तुरंत। क्या करना है, साइड में जाना है रफ में, 1971 में से, 1971 में से क्या करना है आपको, घटा देना है 1883 को। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा 88, 88 ईयर आ जाएगा आपको, 88 से आ जाएगा, घटा देना है। घटाइएगा तो आपको 88 आंसर आएगा। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, द राइटर सीगा नायोगा डेड एज क्या है, डेड एज है उसका 18 ईयर्स, मतलब 88 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गया।
सबसे पहले याद रखना है आपको क्या लिखना है कि यहाँ से यहाँ तक पंक्ति एकदम लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्या करना है, द पोएम के राइटर का नाम लिख देना है, राइटर नाम। उसके बाद राइटर का जन्म कब हुआ, अगर याद है तो याद वाला लिखिएगा, नहीं याद है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर। उसके बाद आपको लिखना है उसका मृत्यु लिखना है। मृत्यु के बाद क्या लिखना है आपको, उसकी मृत्यु डेड। उसके बाद डेड कितना उम्र में हुआ था, उसका टोटल उम्र कितना था जब वो मरी थी, तो उम्र कितना था, तो क्या बताएं कि उसका जो डेड है और जन्म दोनों में से घटा देना है, तो उसका क्या निकल जाएगा, उम्र निकल जाएगा। अभी हम आपको करके भी दिखा दिए थे। उसको क्या करना है, उसका लिखना है कि द राइटर जो सीगन आयोगा है ना, उनका डेड इस समय एज क्या था, उसका एज था 88 ईयर्स, 28 मतलब 88 साल की थी। उसके बाद लिखना है एंड बर्न प्लेस, मतलब जब उनका जन्म कहाँ हुआ, बर्न प्लेस मतलब जन्म स्थान। आपको क्या लिखना है, बर्न प्लेस मतलब जन्म स्थान में उसे लिख देना है। उसका भी क्या सीगन आयोगा का, या जो भी आपका राइटर का नाम आप लिखे हो, सीगन आयोगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लैंड। मुझे नहीं पता है कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, इंग्लैंड, क्योंकि लिखा रहेगा ना तो वो सोचेगा कि क्या इसको याद होगा, इसलिए वो सभी लिखा है। जन्म लिख दिया, मृत्यु लिख दिया, उसका उम्र कितना था वो भी लिख दिया, और इतना जन्म कहाँ हुआ वो लिखना है, उसका जब मृत्यु कहाँ हुआ वो भी लिख देना है। आप चाहे तो मृत्यु लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना तो लिख दिए, लेकिन नीचे इतना खाली नहीं छोड़ना है। इसमें क्या करना है ना, आपको आना है क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पैसेज दिया हुआ है, पैसेज आपको इसमें से एक एक कोई भी पैराग्राफ को चुनकर पैसेज को लेकर क्या कर देना है, इसमें आकर भर देना है आपको। 6 नंबर सवाल में आपको नीचे भर देना है एकदम, इस सब को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप जितना ज़्यादा भरे रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको चांस रहेगा कि फुल में फुल मार्क्स मिले। यहाँ पर मैंने एक समरी लिखने का ट्रिक भी बता दिया आपको कि समरी कैसे लिखना है, एकदम आसान तरीका से एकदम समरी लिख देना है। उसके बाद अगला नंबर क्या है, आपको एक समरी लिखना है, याद रखना है आपको क्या करना है, छठा नंबर में जो छठा का ए नंबर है एक समरी लिख देना है। उसके बाद आपको छठा का 2 और बनाना है, क्योंकि यह 15 नंबर का है टोटल। 6वां सवाल क्या है, 15, 3 सवाल का बनाना है, 3 फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला तो हमने बना दिया समरी, एक पहले नंबर में समरी बना दिया। उसके बाद आपको 2 और छोटा-छोटा ऐसा चीज़ लिखना है, तो उसका छठा नंबर का हम लोग कौन सा बनाएँगे, छठा नंबर का हम बनाने जा रहे हैं डी का मैच द नेम, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा है ना आज तक, आपने कवि का नाम तो याद किया होगा, कवि का नाम और उसका कहानी कौन-सा है उसका नाम मिलाना है। अगर आपको नहीं याद है कि कौन किसका होगा, कौन किसका है कवि का नाम, तो आपको क्या करना है कि मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, जिसमें मैंने सभी कहानी और कविता का नाम और उसके लेखक का नाम दिया हुआ है, जाकर आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि वह उसमें आसान तरीका से लिखा हुआ है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको क्या करना है इसमें कि सभी जितना भी दिया हुआ है ना, कवि का नाम और उसका कहानी कौन-कौन सा कहानी है, उस सबको आपको मिला देना है। मिलाना नहीं है, मतलब उसके सामने-सामने लिख देना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप पहले सवाल देख लो कि ऐसा रहेगा, आपको सवाल देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, इसके सभी जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है जॉन कीट। जॉन कीट कौन-सा पुस्तक का लेखक है? तो यहाँ पर ये है ऑटो ऑटोमन के लेखक है। डी नंबर हो जाएगा, तीसरा का डी नंबर। मैं यहाँ पर टिक मार दिया हूँ, लेकिन आपको नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर में कि रूपर्ट ब्रॉक के कौन-सा पुस्तक है? इसका पुस्तक का नाम है द सोल्जर, नीचे द सोल्जर। आपको क्या करना है, उसको सामने-सामने लिख देना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, छठा का छठा नंबर छठा का यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 6 नंबर का डी नंबर में क्या लिखा हूँ मैं कि यहाँ पर देखा था WH ऑर्डन। तो WH ऑर्डन में आपको सबसे पहले तो लिख देना है क्वेश्चन नंबर 6 के इतना आंसर। उसको लिख रहा है मैच द नेम। उसके बाद लिस्ट ए लिस्ट बी लिख देना है वहाँ पर से देख कर आपको। उसके बाद क्या लिखना है कि WH ऑर्डन, तो इसका कौन सा पुस्तक है, नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट। आपको ये याद करना पड़ जाएगा भाई साहब, इतना आसान है। इसमें 5 नंबर फ्री का मिल रहा है, इसमें कम है। तो आपको क्या करना है, इसका राइटर का नाम याद करना है और यहाँ पर आपको उसका सही एकदम उसके सामने लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जॉन कीट लिखा था, जॉन कीट का मैंने अभी बताया कि ऑटो ऑटोमन होगा, यहाँ पर उसके सामने लिख दिया। रूपर्ट ब्रॉक का कौन सा होगा, तो द सोल्जर पुस्तक होगा, रूपर्ट ब्रॉक द्वारा लिखा है। कमला दास ने कौन सा पुस्तक लिखा था, माय ग्रैंड मदर हाउस, यही होगा। इसके सामने एकदम लिख देना है। तो इससे आपको क्या होगा ना कि आपका 5 नंबर का ये सवाल है, तो आपको 5 में 5 एकदम मिल जाएगा। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं एकदम सही आपको याद है, तो आपको याद कर लेना है एकदम। इसके बाद 6 नंबर में आपको यहाँ पे देख सकते हैं 6 का डी नंबर में वो था, बी नंबर है, ये था डी नंबर। 6 नंबर का जो डी नंबर में है ना, एक और 2-2 रहता है। आपको ऐसा लिखने वाला कवि का नाम एक कहानी से रहता है रिलेटेड, एक कविता से रहता है रिलेटेड। आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी ये वाला पढ़ा था डी नंबर कि मैच द फॉलोइंग नेम, ये वाला हमने अभी बना लिया था। उसके बाद आप लोग नीचे देखेंगे तो एक और मिला हुआ है डी नंबर, एक और मिला है कि मैच द नेम ऑफ ऑथर्स। आपको क्या करना है, एक इसमें से भी आपको इसको सही नाम भर देना है सबके सामने। जैसे कि जर्मन ग्रेड जर्मन ग्रेड पुस्तक है ना, इसका कौन सा कवि है,
जर्मन गणित, इससे कौन सा पुस्तक है इसका? तो जो जर्मन गणित है ना, इसका पुस्तक है चार्ल्स बर्न, इसका पुस्तक है। तो 2 नंबर का क्या हो जाएगा? राइट, डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके यहाँ पर लिखा हुआ है H.E. बेट्स। तो H.E. बेट्स का कौन सा पुस्तक है? तो इसका है या ई नंबर, द अर्थ इसका पुस्तक है। तो आपको इसका भी टिक नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, उसके सामने सामने लिख देना है एकदम, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ H.E. बेट्स सबसे पहले था, तो H.E. बेट्स के सामने मैंने द अर्थ पुस्तक लिख दिया है, ऐसे लिखना है आपको। जर्मन गणित, तो जर्मन गणित का कौन सा पुस्तक है? तो चार्ल्स बर्न पुस्तक है। एल साइरस का कौन सा पुस्तक है? हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन का कौन सा पुस्तक है? तो भारत इज़ माई होम। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग, तो मार्टिन लूथर किंग का कौन सा पुस्तक है? आई हैव अ ड्रीम। आपको इसका भी 5 नंबर मिलने वाला है। बस इतना इतना लिख के आपको 5-5 नंबर मिल रहा है, तो आपको क्या चाहिए? अगर आप लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपको 5 में 5 आना एकदम फिक्स हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पर सभी सवाल करा दिए हैं, आपको इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना सवाल मैंने अभी आप तक कराया, लगभग सभी सवाल करा लिए, जितना इसमें लिखना है वो सभी सवाल करा दिए हैं। अगर आप चाहें उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है ना, उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में आपको यहाँ पर भरने वाला आएगा रीड द पैसेज। आपको क्या करना है ना, किसी एक पैसेज को रीड करना है। 7वां नंबर में आपको क्या लिखना है कि रीड को पैसेज करना है तुरंत, और इस पैसेज को क्या करना है, आपको क्वेश्चन का सवाल देखना लिखा हुआ है। पहला नंबर कि व्हाट डू यू मीन्स अ सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिविलाइजेशन मीन्स परमानेंट ऑफ मैनर। बस यहाँ तक आपको लिख देना है, परमानेंट ऑफ मैनर। बस बन गया मेरा पहला सवाल। उसका दूसरा नंबर सवाल ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको जितना भी सवाल है इसको खोज खोज के इसमें से आंसर लिख देना है। बस आपका क्या हो गया, इसमें से आपको 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, 4 नंबर इसका मिल गया। उसके बाद 5 नंबर इसका मिल जाएगा, 5 नंबर इसका, तो 5 4 9 नंबर हो गया। उसके बाद फिर से एक और ऐसा है कवि के मिलान, तो आपको 5 नंबर इसका मिल जाएगा, तो हो गया 14 नंबर। 14 नंबर के बाद हमने यहाँ पर एक समरी लिखा था, समरी का मैंने ट्रिक बता दिया है अभी कैसे लिखना है। तो समरी लिखा था, उसका भी 5 नंबर, इसका भी 5 नंबर मिल जाएगा। तो आपके यहाँ पर टोटल 15 नंबर मिल गया। 3 सवाल लिखे थे अभी, तीनों का 15 नंबर। और यहाँ पर आप पैसेज लिखे हैं तो 4 नंबर का पैसेज का आपको मिल गया है क्या? 4, तो 15 और 4 क्या हो गया? 19 नंबर, 19। और मैंने यहाँ पर आपको 4 नंबर में एक लेटर लिखने का फॉर्मेट भी बता दिया, जिससे आपको 5 में 5 एकदम मिलने वाला है। तो 19 और 5 कितना हो गया? 19 नंबर, एक 4 नंबर में लेटर है, तो 19 और 5 नंबर कितना हुआ लेटर का? 19, 24 नंबर हो गया मेरा। 19 और 5 24 नंबर। 24 नंबर के बाद मैंने यहाँ पर 2 एक्सप्लेनेशन भी बता दिया, कि एक्सप्लेनेशन का ट्रिक बताया है मैंने कि कैसे लिखना है आपको एक्सप्लेनेशन, चाहे आपको आता हो इंग्लिश या नहीं। यहाँ पर 4-4 नंबर का 2 एक्सप्लेनेशन हो गया। तब 24 और 8 नंबर कितना हुआ? 24 8 32 नंबर, यानी 32 नंबर आपको फ्री का मिल गया। 32 नंबर यानी पासिंग मार्क्स तो आपको एकदम हमने दिला ही दिया, पासिंग मार्क्स। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव में जो आने वाला है, ऑब्जेक्टिव में तो आए करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लास्ट में एकदम ईजी को लिखना है, ईजी डिस मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन पे लिखना है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन पे लिख देंगे क्या? नॉइज़ पॉल्यूशन। इसमें आपको कम से कम 2 से 4 नंबर मिल सकता है। तो आपको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 36 नंबर आपने यहाँ पर ऐसे ही ला दिया एकदम तुरंत, ट्रिक से एकदम। इसमें आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ा? कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि यह एकदम ट्रिक का खेल था। एक भी ट्रिक लगाते हैं और तुरंत इतना अच्छा नंबर आ दिया, मैंने आपको तुरंत ला दिया हूँ। आपको क्या करना है, केवल इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो दोस्तों के पास, जो अभी तक क्लास 12th में है और इंग्लिश का पढ़ाई एकदम जीरो है, उनके पास यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर भेजें एकदम, क्योंकि यह ट्रिक एकदम 100% वर्क करने वाला है। एक भी परसेंट इसका गलत नहीं होने वाला है। इसे 100% एकदम इस पर भरोसा करके जाना है, और परीक्षा में एकदम जैसे बताया हूँ मैंने उसी फॉर्मेट पर एकदम लिख देना है। 1 2 3 बार आप चाहे तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ट्रिक में थोड़ा फॉर्मेट में दिमाग लगाने वाला है इसलिए। तो चलिए धन्यवाद वीडियो का आज।